सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेड को स्टार्ट करने वाला है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। होपफुली ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट का मेडिसिनल केमिस्ट्री 1। हमारा बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है और ये हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 6 और लास्ट लेक्चर है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम बहुत ही डिटेल करेंगे। बेसिकली आज ये समझने वाला लेक्चर है तो मैं इसे बेहतरीन से समझाने वाला हूँ आपको। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख लें, क्योंकि बहुत ही बेसिक से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करें, मैं उसे तुरंत से आंसर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। मैंने ड्रग मेटाबॉलिज्म का तो बात कर लिया था, लेकिन ऐसा क्या होगा कि हमारा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाए। मतलब सही से अगर ड्रग खा रहे हैं उसका मेटाबोलाइज ना हो। मेटाबोलाइज मतलब हमारे बॉडी से एलिमिनेशन इसका सही से ना हो। तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, मतलब ऐसा कब होगा कि हमारा बॉडी में जो है एक्सक्रीशन ना हो हमारा जो खाएंगे ड्रग उसका। ठीक है, तो पहला जो हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, देखिए ध्यान से, फिजियोलॉजिकल फैक्टर बोले तो फिजियोलॉजी मतलब हमारे हम जो काम कर रहे हैं तो हमारा क्या है, फिजियोलॉजी है कि नहीं। जैसे हम कोई एज है हमारा, ठीक है, जेंडर पे डिपेंड करेगा, डाइट क्या फूड खा रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो आइए जानते हैं एक करके सबको। पहला हमारा एज फैक्टर आता है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। ठीक है, एज ग्रुप के हैं, कोई अभी 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 जन्म लिया है, कोई बच्चा होगा, किसी का एल्डरली एज होगा, किसी का कोई भी एज ओल्ड एज का होगा। तो इसमें जो है सबको प्रॉपर डोज भी नहीं देते, ये भी आपको पता होगा कि सबको अलग अलग डोज दिया जाता है। इसीलिए आप कहीं भी अगर चेकअप करवाने जाओ तो आपको एज पूछा जाता है कि आप कितने एज को हो। तो एज पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कितना डोज देना है उस ड्रग को। तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म रेट से कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा होगा, तभी तो उसको डोज पूछा जा ये एज पूछा जाता है, उसके अनुसार डोज दिया जाता है उसको। कैसे, देखिए, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो आपको डोज दिया जाता है ना, बढ़ा के दिया जाता है, हाई डोज दिया जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आप ड्रग खाओगे मेटाबॉलिज्म जल्दी से हो जाएगा, तो आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो चाहिए, जो आपको चाहिए कि हमारा जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, तो इतना जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि आपका बॉडी से जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो जा रहा है। वहीं पे अगर आपका बॉडी जो है एलिमिनेशन नहीं कर रहा है उतना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, तो इसको कम डोज देंगे। क्यों कम डोज देंगे, कि कम डोज देंगे तो हमारा बॉडी में ब्लड में रहेगा, ब्लड में रहेगा तो डोज कम दे रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब यह है ना कि ब्लड में है तो काम तो करेगा ही, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है तो ब्लड में है, ब्लड में है मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है, इसीलिए उसको डोज घटा के भी देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। तो अगर एज की बात करें तो पहला जो हमारे में न्यूनेट्स जो होते हैं, न्यूनेट्स किसको कह रहे हैं हम, वैसा जो नया बच्चे जन्म लिए हैं उनको न्यूनेट्स किए हैं। 2 मंथ से 1 साल के बच्चों के अंदर क्या होता है ना कि उनमें जो है माइक्रोजोमल एंजाइम जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो एंजाइम मेटाबॉलिज्म कराते हैं, उनका बेसिकली क्या होता है कि अभी इवॉल्वमेंट होना स्टार्ट होता है। अभी क्या, अभी अभी उनमें अंदर हो रहा होता है, उसका माइक्रोजोमल एंजाइम का प्रोडक्शन हुआ नहीं होता, पूरी तरह से नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है ना कि बहुत ही कम डोज दिया जाता है, बहुत ही कम डोज दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम कैफीन की, कैफीन क्या होता है, कॉफी आप पीते हो उसमें कैफीन पाया जाता है। तो कैफीन में क्या होता है, उनका टी हाफ जो है 4 आवर्स का होता है चिल्ड्रन में। जबकि चिल्ड्रन की अगर बात करें तो उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। बच्चों में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। 1 से 12 साल के बाद के बच्चे, जो 1 से 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन कह दिया हम यहाँ पे, उनमें मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कैफीन देते हैं तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। टी हाफ जो आता है ना उनका 4 आवर्स का आता है चिल्ड्रन में। मतलब किसको एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, सपोज दैट हम कोई 6 साल का बच्चा दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं 2 मंथ का बच्चे को। ठीक है, ये क्या है, 2 मंथ का बच्चा है, और ये क्या है, 6 ईयर्स का बच्चा है, 6 साल का। तो इसको अगर हम कैफीन देते हैं, 6 साल वाले बच्चे को कैफीन देते हैं, तो इसका टी हाफ मतलब हम अगर 100 mg कैफीन दिए, टी हाफ कहने का मतलब समझना है यहाँ पे आपको, 100 mg अगर कैफीन दिए तो देखिए 50 mg मेटाबोलाइज कितना देर में होगा, 50 mg मेटाबोलाइज मेरा कितना देर में होगा, 4 घंटे 4 घंटे में ही 50 mg मेरा गायब हो जाएगा। 50 mg मेरा मेटाबॉलिज्म हो गया कितना देर में, 4 घंटे में। किसका, किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम 6 साल वाले बच्चे का बात कर रहे हैं जिसमें कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन वही न्यूनेट्स की बात करें, 2 मंथ का बच्चा है, उसको अगर कैफीन दे तो उसका टी हाफ कितना दिन का आता है, टी हाफ उसका आता है 4 दिन का। देखिए ध्यान से, एक का 4 घंटा और एक का 4 दिन, मतलब कहीं ना कहीं यही चीज दर्शाता है कि आपका मतलब 4 दिन के बाद ना इसका जो 100 mg अगर हम देते हैं कैफीन, तो 4 दिन के बाद इसमें 50 mg होगा। और जबकि 6 साल वाले को देते हैं हम 4 घंटे में ही उसका 50 mg हो जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है
कि उसका जो इंजाइम है, माइक्रोजोमल इंजाइम है, उसका प्रोडक्शन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि इस 2 मंथ के बच्चे को जिसमें 4 दिन लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको हम डोज कैसा देंगे, कम की ज्यादा, बताइए। लो डोज देंगे या हाई डोज देंगे? बिल्कुल लो डोज देंगे, लो डोज देंगे, ठीक है। अब ये 6 साल वाले को डोज हाई देंगे या लो देंगे? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म देखिए कितना फास्ट हो रहा है, बहुत जल्द हो रहा है, तो इसका डोज हम क्या करते हैं, बढ़ा के डोज देते हैं, ठीक है। इसको डोज हम लोग बढ़ा के देते हैं, क्लियर है यहाँ पे। जबकि अगर एल्डरली एज का बात करें, जैसे कि बहुत ज्यादा एज हो गया उनको बात करें, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे जो है जो कुछ लीवर को बढ़ जाना, लीवर भी उनका क्या होता है, बड़ा हो जाता है, माइक्रोजोमल एंजाइम, लीवर हार्ट रेट बढ़ जाता है उनका, ठीक है, जिसके कारण उनका ब्लड फ्लो क्या होता है, घट जाता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बहुत ही अपर एज वाले पर्सन को हम क्या करते हैं, उनको भी डोज हम लोग घटा के देते हैं, ठीक है, डोज घटा कर ही देते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली दूसरा हमारा जेंडर है। देखिए जेंडर की बात करें तो जेंडर में हमारा जनरली सेक्स जो है 2 होते हैं, एक मेल एक फीमेल, मेल और फीमेल 2 लोगों का बात करेंगे हम यहाँ पे। साइड चेन ऑक्सीडेशन, देखिए इनका हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, मतलब इम्बैलेंस तो नहीं कहेंगे, हार्मोनल चेंज के कारण, कुछ हार्मोन उनमें डिफरेंट है, कुछ हार्मोन हम लोग में डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा, इसलिए इनको जो है डोज का लेवल अलग अलग दिया जाता है, डोज का लेवल ही अलग अलग दिया जाता है। और इनका जो है, जो बॉडी इनका रिएक्ट करता है ड्रग के प्रति, वो भी डिफरेंटली रिएक्ट करता है। अगर मेल को दिए तो डिफरेंट रिएक्ट करेगा, फीमेल को दिए तो डिफरेंट रिएक्ट करेगा, क्योंकि हार्मोन का लेवल अलग अलग है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन या सेक्स हार्मोन उनका अलग अलग डिफरेंट होता है, इसलिए ये इसका रीजन है। जैसे साइड चेन ऑक्सीडेशन हम प्रोपेनॉल देते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉल देते हैं, तो साइड चेन ऑक्सीडेशन जो होगा प्रोपेनॉल का 50% हाइयर होता है मेल में देन फीमेल में, ठीक है। अगर साइड चेन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखिए टर्म आ रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, किसी ड्रग में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, मैंने आपको बताया था कि फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, मेटाबॉलिज्म का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। साइड चेन ऑक्सीडेशन प्रोपेनॉल का 50% हाइयर। देखिए एक मेल है, ध्यान देना, एक मेल है, ये मेरा मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। इसको अगर प्रोपेनॉल दिए तो क्या हुआ, मेल को 50% ज्यादा साइड चेन ऑक्सीडेशन होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें मेटाबॉलिज्म रेट, मेल में मेटाबॉलिज्म रेट 50% तक फास्ट हो रहा है, जबकि फीमेल में क्या होगा, 50% जितना है 50 मेल इसके मुकाबले 50% कम होगा, समझ रहे हो। इसको अगर मेल है, ये मेल है, तो इसमें क्या होगा, प्रोपेनॉल का मेटाबॉलिज्म 50% तक ज्यादा होगा, तो इसको डोज क्या कैसा देना होगा, कम की ज्यादा, हाई डोज या लो डोज। इसका मेटाबॉलिज्म 50% तक फास्ट है, तो इसको डोज भी हाई देना होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो एक्शन मिल कहाँ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, और डोज बढ़ा के देंगे ताकि फास्ट होगा। और यही फीमेल है तो इसको लो डोज देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं है, तो ब्लड में ही रहेगा हमारा ड्रग, और ब्लड में रहने के कारण यह फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, है ना। बिल्कुल वही चीज है, साइड चेन ऑक्सीडेशन प्रोपेनॉल का हाइयर होता है फीमेल में, फीमेल, और कुछ कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिनके मेल फीमेल में उनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है और मेल में कम होता है, तब उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, फीमेल का डोज बढ़ा के देंगे, मेल को डोज कम करके देंगे, समझ गया। तीसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर आता है डाइट। देखिए कितना बेहतरीन है डाइट। अगर आप लो प्रोटीन डाइट खाते हो, आप ये भी तो डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म किसको कराना है, कैसा डाइट लेते हो आप, ठीक है। अगर आपका डाइट में प्रोटीन कम है तो ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। ये क्या बात हुई, क्यों कम होगा, ध्यान से समझना है। अगर आप प्रोटीन का डाइट कम खाते हो तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन किससे बना है हमारा, एमिनो एसिड, ठीक है, उसका यूनिट एमिनो एसिड है। अमीनो एसिड अगर है तो उसका देखिए प्रोटीन कम है, अमीनो एसिड, मैंने आपको फेज 2 रिएक्शन में पढ़ाया था अमीनो एसिड कंजुगेशन, याद है आपको, अमीनो एसिड कंजुगेशन। अगर हमारा बॉडी में प्रोटीन का डाइट कम है, मतलब अमीनो एसिड का भी डाइट कम, अमीनो एसिड का भी क्या है, मात्रा कम है, मतलब कहीं ना कहीं कंजुगेशन भी कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा ना, बिल्कुल कम होगा। अगर तो कंजुगेशन कम होगा तो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं करेगी, ड्रग मेटाबोलाइज नहीं करेगी, ठीक है। ड्रग मेटाबोलाइज अगर नहीं करेगी मतलब कि हमारा बॉडी में ड्रग प्रेजेंट है, मतलब हम लोग का उसका डोज क्या करना पड़ेगा, घटा के देना पड़ेगा, डोज घटा के देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लो प्रोटीन डाइट है वो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को घटा दे रहा। अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो अमीनो एसिड नहीं मिल रहा, अमीनो एसिड नहीं मिल रहा तो अमीनो एसिड कंजुगेशन नहीं हो रहा, कंजुगेशन होता तो क्या होता, उसको पोलर बना देता, पोलर बना के हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता। लेकिन यहाँ तो प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है, अमीनो एसिड ही नहीं बन रहा, इसका मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो हम कैसा डोज देंगे, उसको घटा के डोज देंगे, बिल्कुल
वहीं अगर कुछ विटामिन होते हैं उनका जो डिफिशियंसी हो जाए, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए बी3 हो गया, इस टाइप का जो कुछ विटामिन हैं, इनको अगर डिफिशियंसी हो गया तो ये भी मेटाबॉलिज्म को घटा देते हैं। या फिर और भी कुछ जो हमारे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका भी क्या होगा, अगर मात्रा कम गया हमारे बॉडी में तो क्या करेगा ना, हमारा जो है मेटाबॉलिज्म को घटा देगा। मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, घटा देगा। तो मेटाबॉलिज्म को घटा देगा, उस टाइम पे हम उस ड्रग को क्या करेंगे, लो डोज में देंगे। बिल्कुल सही जवाब। डाइट भी किस तरह से अफेक्ट करता है आपने समझ लिया। अब सेकंड आता है, ये तो हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर आता है। अब देखिए सेकंड जो है हमारा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में दो टाइप्स के केमिकल होते हैं आपके। कितने टाइप के केमिकल्स मैंने बताया, दो टाइप के केमिकल्स। कौन कौन, पहला ऐसा केमिकल जो कि एंजाइम को इंड्यूस करेगा, एंजाइम इंडक्शन समझ पा रहे हो आप। अब वैसा वैसा ड्रग जो कि एंजाइम से अगर बाइंड करे, एंजाइम से क्या करे, अगर बाइंड करता है हमारा ड्रग तो क्या हो जाए, उसका इंडक्शन कर दे, मतलब मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। वैसा ड्रग जो कि एंजाइम के साथ इंड्यूस मिल जाए और ड्रग का मेटाबॉलिज्म को क्या करे, बढ़ा दे। और एक होता है ऐसा ड्रग जो कि एंजाइम के साथ मिले और उसका एंजाइम का मेटाबॉलिज्म घटा दे, तो उसको हम एंजाइम इनहिबिटर कहेंगे। एंजाइम को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, मेटाबॉलिज्म को घटा दिया। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं एंजाइम इंडक्शन। वैसा ड्रग जो कि एंजाइम्स के साथ मिलकर मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एंजाइम इंडक्शन। फेनेटोइन इंड्यूसेस एंजाइम साइटोक्रोम P450। ठीक है, जैसे अगर हम किसी को फेनेटोइन देते हैं, क्या दे रहे हैं, फेनिटोइन दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, तो क्या करता है ना कि एंजाइम जैसे साइटोक्रोम P450 है, उसको क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस में इन्वॉल्व था। ध्यान समझना है यहाँ पे। ये सपोज मेरा एक एंजाइम था, ठीक है, ये कोई एंजाइम है, ठीक है, ये मेरा एंजाइम था। अब हम क्या दिए इसको, ये फेनिटोइन दिए, फेनिटोइन दिए। फेनिटोइन देखिए यहाँ से इस तरह से नहीं रहेगा, शेप पे डिपेंड करता है, ठीक ना, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। इसको क्या दिया, हम फेनिटोइन दिए। फेनिटोइन जाके यहाँ बाइंड किया, फेनिटोइन जाके बाइंड किया। ये जो है एंजाइम किसके लिए बात काम करता था, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस के लिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व था। तो देखिए ड्रग जाकर यहाँ पे बाइंड कर गया। ड्रग अगर जाके यहाँ बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये मोर एक्टिव हो जाएगा, मोर एक्टिव। तो पहले अगर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हम कितना करता था, 1 ml करता होगा, तो अब ड्रग के बाइंड करने के बाद ये कितना करता होगा, 2 ml कर दिया। ठीक है, इस तरह समझना आपको। अगर तो क्या किया यहाँ, फेनोटोइन क्या किया, एंजाइम को इंड्यूस किया कि नहीं, साइटोक्रोम P450। एंजाइम का नाम क्या है मेरा, साइटोक्रोम P450। बहुत ही बेहतरीन एंजाइम है, हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, तो फेनिटोइन क्या किया, इंड्यूस किया कि नहीं एंजाइम को, साइटोक्रोम P450, जो कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस में इन्वॉल्व था। तो इस तरह से काम करता है एंजाइम इंडक्शन। और एंजाइम इंड्यूसर तो आप समझ, इनहिबिटर भी बेहतरीन से समझ पा रहे होगा। सल्फोनामाइड डिक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन। देखिए फेनिटोइन क्या किया था, इसको इंड्यूस किया था, लेकिन यहीं पे हम क्या दे दिए ना, फेनिटोइन दे दिए, फेनिटोइन नहीं, सल्फोनामाइड दे दिए। ठीक है, क्या दे दिया, और एक ड्रग दे दिया सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड अगर हम देते हैं तो फेनिटोइन को क्या करेगा ना, यहाँ पे अगर मेरा ड्रग में क्या है, बॉडी में फेनिटोइन को इनहिबिट कर देगा। किसको कर देगा, फेनिटोइन को। अगर हमारा फेनिटोइन को इनहिबिट कर दिया, हम जो ड्रग लिए फेनिटोइन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन, सो कंसंट्रेशन ऑफ फेनिटोइन इंक्रीजेस लीड्स टू टॉक्सिसिटी। ध्यान देना है यहाँ पे। सल्फोनामाइड क्या करेगा, फेनिटोइन को मेटाबॉलिज्म को घटा देगा। हम तो पहले मेटाबॉलिज्म खाए थे, मेटाबॉलिज्म ये सॉरी मेटाबॉलिज्म कर रहा हूं मैं, पहले तो हम फेनिटोइन खाए थे, फेनिटोइन खाए थे, फिर सल्फोनामाइड खाएंगे। लेकिन फेनिटोइन क्या करता, एक मेटाबोलाइज होकर हमारे बॉडी से बाहर निकलता, लेकिन चूंकि हम सल्फोनामाइड खा लिए तो उसको मेटाबोलाइज होने ही नहीं देगा फेनिटोइन का। फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म होने नहीं देगा, रोक देगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में जो है फेनिटोइन का लेवल बढ़ जाएगा। और सल्फोनामाइड खा रहे हैं, फेनिटोइन मेटाबोलाइज होने ही नहीं दे रहा, उसको इसे बाइंड ही नहीं करने दे रहा। ठीक है, इसको एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। मतलब जो एंजाइम जाकर फेनिटोइन से रिएक्ट करता, जो एंजाइम जो फेनिटोइन से रिएक्ट करता, उस एंजाइम को ही हटा दिया वहां पे, तो फेनिटोइन अकेला बच जाएगा। फेनिटोइन अकेला बच जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड में लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण टॉक्सिसिटी तक काउज कर देगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, फेनिटोइन टॉक्सिसिटी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिटर था। अब तीसरा आता है जेनेटिक फैक्टर। देखिए जेनेटिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप अलग अलग लोगों का जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है उनका मेटाबॉलिज्म रेट कैसा होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक आदमी जो है, एक इंसान एशिया में रह रहा है और एक रह रहा है अमेरिका में। ठीक है, एक एशिया में एक अमेरिका में, तो एशियन पीपल में ऐसा देखा गया कि 50% एशियन पॉपुलेशन में अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नहीं, थोड़ा कम है। ठीक है,
बहुत ज्यादा कम है एशियन पॉपुलेशन वाले लोग में, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कम है, जिसके कारण उनके अंदर एसिटल्डिहाइड, जो कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज क्या करता था, तोड़ता था, जिसके कारण उसमें नहीं तोड़ पाया तो एसिटल्डिहाइड का मात्रा बढ़ गया, हमारे बॉडी में बढ़ गया। तो इंजेस्टिंग अल्कोहल, इनके अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग। देखते हो कि आप एशियन पीपल्स बहुत सारे होता है ना, जो ज्यादा अगर ड्रिंकिंग कर लिए हो, ज्यादा अगर कुछ शराब पी लिए, तो उनके अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग का केस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत तेजी से क्या करते हो, नोजिया एंड वोमिटिंग करने लगता है, मतलब उनको उल्टी आने लगता है इस तरह से, और परेशान हो जाते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। मतलब उनको जो है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि उनके अंदर क्या है, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है ही नहीं, जो कि क्या करता, उनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता। लेकिन बाहर देखो, अमेरिकन पीपल कितना बड़ा बड़ा बोतल जो है चढ़ा लेते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यही चीज बताता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन काम किया कि नहीं यहाँ पे किया, तो उनके अंदर जो है शराब का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ एशिया में 50% पॉपुलेशन में शराब का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा, जो कि नोजिया और वोमिटिंग से फिर बाहर तो निकालना है, तो कैसे निकलेगा, वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकलता है अपने आप को ड्रग। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अब थर्ड फोर्थ आता है हमारा अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। बेहतरीन है हमारा अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ फिजियोलॉजी में अल्टरेशन हो जाए। मतलब हमको या तो तब कुछ बीमारी हो जाए, सपोज लीवर जिसके अंदर इंजाइम होता है, उसमें क्या हो, उसी में कुछ बीमारी हो जाए, लिवर का सिरोसिस हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ कार्सिनोमा हो जाए, लिवर में सिरोसिस हो जाए, ठीक, लिवर डिसऑर्डर, कोई भी लिवर का डिसऑर्डर हो जाए, तो क्या करेगा, एंजाइम अच्छे से सिक्रेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो अगर एंजाइम ही सिक्रेट नहीं किया तो मेटाबॉलिज्म का रेट घट जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे पहला हमारा था प्रेगनेंसी का। अगर एग्जांपल लें तो प्रेगनेंसी में होता है ना कि कोई कोई ड्रग होता है जो मना किया जाता है कि आपको ये ड्रग नहीं लेना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारा ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, या फिर हो सकता है कि वो ड्रग मेटाबोलाइज होकर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दे, तो इसीलिए कुछ कुछ ड्रग को मना कर दिया जाता है, नहीं लिया जाता। लेकिन प्रेगनेंसी मेटाबोलिज्म जो फेनेटोइन का है इंक्रीज कर जाता है। प्रेगनेंसी में फेनिटोइन हम अगर देते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। जबकि फेनोबारबिटॉन और पेथिडीन का मेटाबॉलिज्म घट जाता है। देखिए अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर में हमारा प्रेगनेंसी आया ना, तो प्रेगनेंसी अगर है तो फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जबकि फेनोबारबिटन और पेथिडीन दे रहा है तो इनका मेटाबॉलिज्म घट जाएगा। अगर फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो फेनिटोइन का डोज हमको बढ़ा के देना पड़ेगा। अगर फेनोबारबिटन और पेथिडीन का मेटाबॉलिज्म घट रहा है, मतलब इनका डोज क्या करेगा, हमको डोज भी घटा कर देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। और भी अगर और भी कोई कंडीशन हो, जैसे कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो क्या होगा, तो भी मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करेगा ना। जैसे हाइपरथायराइडिज्म हो गया, हाइपरथायराइडिज्म समझ रहे हो, थायराइड बढ़ गया, हाइपर हो गया। ठीक है, तो जो मतलब थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज कर रहा है हमारा बॉडी, उसमें क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म घटा देगा। हाइपरथायराइडिज्म है तो क्या ड्रग का मेटाबॉलिज्म घटा देगा, जबकि वहीं पे हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब थायरोक्सिन की कमी है, थायरोक्सिन कम है, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, बढ़ा देगा, फास्ट कर देगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब अगर डिजीज हो जाए, मैंने आपको बताया था लिवर डिसऑर्डर हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए, तो इनका क्या होगा, उनका एंजाइम अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाएगा। अगर एंजाइम नहीं निकलेगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म घटेगा कि नहीं, घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, फिजियोलॉजिकल फैक्टर या फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म की। मतलब स्टीरियो कहने का मतलब है कि स्पेस, स्टीरियो में अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे स्पेस में अगर अरेंजमेंट देखो तो कुछ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह का हो सकता है, इस तरह से कुछ किसी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का किसी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हो सकता है। 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे, मतलब स्टीरियो केमिकल मतलब ही होता है कि स्पेस की बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म की। देखिए ये इन्फ्लुएंस करता है कैसे एक ड्रग मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है टारगेट रिसेप्टर से। इनका कहना है कि एक जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, क्या है हमारा ड्रग मॉलिक्यूल, कैसे किसी टारगेट मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, और रिसेप्टर से अगर बाइंड करेगा तो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो कैसे काम करता है, आइए थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में। हम जानते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो 3D ओरिएंटेड होना चाहिए। किस तरह से होगा हमारा, देखिए शेप क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शेप इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, क्योंकि देखिए अगर मेरा ये कोई एंजाइम है, ये मेरा सपोज दैट ये क्या है, मेरा रिसेप्टर है, सपोज दैट कि ये मेरा क्या है, रिसेप्टर है। अगर रिसेप्टर से मेरा ड्रग बाइंड करेगा तब तो एक्शन देगा ना। तो रिसेप्टर हमको कैसा होना चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे, ऐसा होगा क्या, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे अटैच होगा, बाइंड होगा, बिल्कुल बाइंड नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ड्रग का भी शेप
कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि जाके आसानी से यहाँ क्या करे, बाइंड कर ले, बाइंड कर ले, ठीक है। इस तरह से शेप रहेगा तो इसको उठा कर यहाँ डालोगे तो क्या होगा, इसमें आके आसानी से अटैच कर जाएगा, अटैच करेगा तब फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, है ना। शेप इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक और अगर बात करते हैं, लेकिन अगर एक होता है हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे इसका तो ठीक है, यहाँ पे आ गया, लेकिन वहीं पे अगर दूसरा एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है, और एक मेरा क्या है, ये ड्रग है, दोनों ड्रग सेम टाइप का दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत है? दोनों ड्रग, एक है हमारा क्या, एक्टिव ड्रग, मतलब अगर ये ड्रग जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, लेकिन ये ड्रग अगर जाएगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये ड्रग जाके यहाँ बाइंड तो कर जाता है, बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, इसका ये ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो ही नहीं करने देगा, तो इसको क्या कहेंगे, कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। मतलब इसको ड्रग जाके यहाँ से बाइंड कर लिया, और इसको बाइंड करने के बाद ये एंजाइम क्या हो गया, ये तो फुल हो गया, इसको तो लग रहा है कि हाँ ठीक है आ गए, अभी क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, अभी काम करने लायक नहीं बचा एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करता है। जैसे एग्जांपल ले अगर हम, तो प्रोपोनोलोल जो है और हेक्सोबार्बिटल, आइबुप्रोफेन, ये रेसमिक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। रेसमिक समझ रहे हो आप, एक डी फॉर्म, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, डी प्लस एल फॉर्म जो होता है, एल फॉर्म दोनों का मिक्सचर को क्या करते हैं, हम जानते हैं ना कि अगर हम किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हमने आपको पढ़ाया था, पीपीएल को क्या करे, कोई राइट अगर रोटेट कर देता है, राइट रोटेट कर दिया तो ये डी फॉर्म हो गया, अगर कोई लेफ्ट रोटेट करता है तो ये एल फॉर्म हो गया। तो रेसमिक मिक्सर यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेसमिक मिक्सर कहने का मतलब है कि उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस से डी फॉर्म प्लस एल दोनों को मिक्स करके, दोनों को क्या किया, डी वाला और एल वाला दोनों को मिक्स करके अगर हम कोई ड्रग बना रहे हैं तो उसको हम रेसमिक मिक्सर कहेंगे। इसमें डी फॉर्म एल फॉर्म दोनों प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोपोनोल, हेक्सोबार्बिटल, आइबुप्रोफेन क्या किया जाता है, रेसमिक कॉम्बिनेशन में उनको दिया जाता है। तो ये स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्टेरियोकेमिकल हमको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि देखिए सेम ग्लूकोज अगर की हम बात करें, सेम अगर ले रहे हैं हम ग्लूकोज, बस अंतर कहाँ है कि पीपीएल को किस तरह से रोटेट करा रहा है, या तो पीपीएल को राइट रोटेट करा रहा है या पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करा रहा है, उस पर डिफरेंस है। तो देखिए डी ग्लूकोज मेटाबोलाइज कर रहा है इजिली, जो हमारा डी ग्लूकोज होगा ये मेटाबोलाइज कर जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से मेटाबोलाइज कर जाएगा, जबकि एल ग्लूकोज मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ना जरूरी है, हमारे ड्रग का 3D ओरिएंटेशन पढ़ना जरूरी है। और इसका हम यूज कैसे करेंगे, मतलब देखिए हम जानते हैं कि अगर रेसमिक कॉम्बिनेशन में सब ड्रग को नहीं दे तो क्या करेगा, ये ड्रग प्रॉपर्ली जाकर ओरिएंट नहीं होगा, हमारा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो हमारा एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा क्या, नहीं देगा। और मेन इसीलिए हमको शेप इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ड्रग के शेप के बारे में पढ़ें ताकि इनहिबिटर से जाकर बाइंड कर जाए, ठीक है जी। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, और मैंने यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर रखा है, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बेहतरीन से मैंने कंप्लीट किया है। तो आप पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप जरूर से पढ़ें, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, जहां पे क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां पे आपको जीपैट से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। और पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं यूनिट 2 के साथ।